हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? देखिए, यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो से अब हम शुरू करेंगे मूल कॉन्सेप्ट का अपना सफ़र। ये एक आपका क्विक रिवीजन या क्रैश कोर्स जैसे आप समझ सकते हो। यहाँ पे हम मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि नीट के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिपीटर्स हैं या जो इम्प्रूवर्स, इनको हम कहेंगे, जो अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, जो रिपीट कर रहे हैं नीट का पेपर ना। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम अगर मूल कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा है, यानी फर्स्ट टाइम अगर वो आ रहा है 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद, तो ये वीडियो उसके लिए भी यूजफुल होगा। बट मैं आपको एक छोटा सा इसके अंदर डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ मैं उतने डिटेल में या उतने प्यार से नहीं पढ़ाऊंगा जितना हम लोग नॉर्मली एक फ्रेशर बच्चे को पढ़ाते हैं, क्योंकि एक तरीके से क्विक रिवीजन होगा जहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा क्विकली जाएंगे। तो अगर आपने ऑलरेडी एक बार मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आप भूल चुके हो, आपको रिवीजन करना है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए आ रहे हो तो मे बी हो सकता है थोड़ी बहुत आपको तकलीफ हो जाए। मे बी हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे उतने डिटेल में समझ में नहीं आए या उतने डिटेल में आपको ना मिले जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि मूल कॉन्सेप्ट में अपने को क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। देखो, मूल कॉन्सेप्ट का अगर मैं नीट के परस्पेक्टिव से न्यू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से अगर देखूं तो ये इंडेक्स पेज है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमको कवर करनी है। स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ये जो स्टार्टिंग के दो टॉपिक हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको रीड करने हैं और इनमें से कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपको लिख कर याद रखनी है। जब भी मौका मिला एक बार रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा नहीं बनेंगे। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इनफैक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये भी एक थियोरेटिकल और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की जब आप बात करते हो, ये जो चीज़ें आप यहाँ देख रहे हो ना, डायमेंशनल एनालिसिस, प्रिसिजन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट नंबर, बहुत कम चांसेस हैं कि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कन्वर्जन यूनिट होते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए लेंथ का यूनिट कन्वर्जन क्या है, वॉल्यूम का, डेंसिटी का, टेम्परेचर का, अनसर्टेनिटी क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं। ये सब बेसिक बैकग्राउंड है। ये बेसिक बैकग्राउंड अगर आपको आता होगा तो आने वाले जो चैप्टर्स आप पढ़ोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशंस आप पढ़ोगे, तो ये जो यहाँ पर हम जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं ये वहाँ पर हेल्प करेंगी। ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जो मेन मोल कॉन्सेप्ट शुरू होता है, जो मेन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जहाँ से शुरू होता है, वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ आप जाओगे, फिर एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस के बारे में पढ़ोगे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, मॉलिकुलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है, ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट से क्वेश्चन बनते हैं, एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बनते हैं। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्टार्टिंग के जो दो पार्ट आप इस सीरीज में देखोगे, मूल कॉन्सेप्ट की सीरीज में, वो स्टार्टिंग के दो पार्ट जो होंगे वो बेसिक्स बिल्डअप करने के लिए होंगे, वो बेसिक्स होंगे, वहां से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब ये हम पढ़ेंगे कैसे? देखो, जब भी हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे, हम उसके ऊपर उसका पूरा थ्योरी एक बार डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं साथ के साथ हमें पता रहे कि उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस फर्स्ट वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में, हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन तक जाएंगे और कुछ यूनिट कन्वर्जन्स तक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहला सवाल, केमिस्ट्री में डेवलपमेंट्स कहाँ से हुई? मतलब आप अगर केमिस्ट्री की हिस्ट्री को देखोगे, 1300 बिफोर कॉमन एरा में, फिर एंशंट इंडिया में क्या होता था, कॉपर मेटलर्जी, ये सारी चीज़ें, चरक संहिता क्या होती थी, फिर शुश्रुजा संहिता क्या होती थी, कौटिल्य अर्थशास्त्र क्या होता था, नागार्जुन के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके अच्छा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपको सिर्फ रीड करना है कि किस एरा में किस साइंटिस्ट ने कब कहाँ पर क्या क्या दिया था। आप अगर एनसीईआरटी की बुक देखोगे ना, तो स्टार्टिंग के जो 2 या 3 पेजेस हैं उनमें यही सारी चीज़ें दी हुई हैं, जिसको मैंने शॉर्ट कंसाइज करके यहाँ पे लिख दी, ठीक है। जैसे अगर मैं चरक संहिता की बात करूँ तो चरक संहिता में प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 के बारे में मेंशन किया गया था। यानी पुराने ज़माने के जो हमारे साइंटिस्ट थे, पुरानी केमिस्ट्री को हम अल्केमी कहते थे। अल्केमी में वो लोग भस्म बनाते थे, दे वर यूज प्रिपेयरिंग लिकर, दारू जो हम जैसे कहते हैं, फ्रॉम प्लांट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स, वुड्स वगैरह। तो ये सारा जो फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे लिखी। एज अ नीट स्टूडेंट आपको इसको सिर्फ रीड करना है, इस पे ध्यान देना है, और इसको लास्ट में भी रीड करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, हम सबको पता है केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे काम आती है, फिर भी मैंने टेक्स्ट बुक में से जो मेन चीज़ें थी उनको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे ये जो दो नाम दिए हुए हैं, सिस्प्लाटिन और टेक्सॉल, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में यहाँ काम आते हैं। AZT, ठीक है, AZT, दिस इज एजिडोथायामिडिन, ठीक है, एजिडोथायामिडीन, ये एड्स ट्रीटमेंट में काम किया जाता है। तो ये दो मेडिसिन के नाम याद रख लेना, गलती से अगर क्वेश्चन बन गए तो इसके ऊपर बन सकते हैं ना। मेन मोल कॉन्सेप्ट या मेन सम बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है।
है। देखो सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक बिल्डअप करते हुए चलते हैं ताकि चीज़ें अपने आपको आता सब कुछ है, आई नो आप अगर रिपीटर या ड्रॉपर हो तो आपको सब कुछ आता है, बस चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से सिंक्रोनाइज करते हुए चलना। सबसे पहले मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट इज गॉट मास एंड स्पेस, ठीक है। दूसरा, मैटर को क्लासिफाई कैसे करोगे, फिजिकल स्टेट में और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्लासिफाई करोगे। फिजिकल स्टेट में 3 तरीके होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्चुअली 5 होते हैं, 2 हम कभी पढ़ते नहीं है। एक होता है बोस्ट-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो सॉलिड से पहले आता है, और दूसरा होता है प्लाज्मा जो गैस के बाद आता है, उसको हम नहीं पढ़ते क्योंकि ये 2 ऐसे फिजिकल स्टेट हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे या नॉर्मल कंडीशंस में अपने को देखने नहीं मिलते हैं। फिर बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। देखो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ऐसे कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल में जो आपसे 118 एलिमेंट्स पढ़ते हो या जो भी आप मैटर देखते हो, उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। मैटर एक एलिमेंट हो सकता है, एक कंपाउंड हो सकता है, एक मिक्सचर हो सकता है। अब जब कोई चीज़ एलिमेंट होती है, इसका मतलब वो प्योर स्टेट में प्रेजेंट है। प्योर स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुई है, वो प्योर है। अब प्योर में भी ना 2 तरीके होते हैं, वो एलिमेंटल हो सकती है, एटॉमिक फॉर्म में हो सकती है, या वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आप देखो सोडियम कभी सोडियम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है। तो सोडियम हमेशा अकेला सिंगल एंटिटी प्रेजेंट होता है, ये सोडियम हमेशा अकेला प्रेजेंट होगा, ये अकेला होगा, ये अकेला होगा। तो हम कभी भी ना Na4 नहीं लिखते, हम कभी Na4 नहीं लिखते, हम यहाँ पर लिखते हैं 4 टाइम्स Na। इसका मतलब क्या हो गया कि सोडियम के 4 एटम इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं। तो जब भी कोई इंडिविजुअल एटम प्रेजेंट होता है बिना किसी से बॉन्ड बनाए हुए, तो हम उसको कहते हैं कि वो एटॉमिक फॉर्म में है, या हम उसे कहते हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, मोस्टली जो नॉन मेटल या मेटालॉइड्स होते हैं, मोस्टली जो मेटालॉइड्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, अगर सिंगल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो हम उसे नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, लेकिन नॉर्मली हाइड्रोजन जो होगा वो H के साथ बॉन्ड बना लेता है और H2 के फॉर्म में होता है। फिर O2 जैसे N2, ये सारी गैसेस हम लोगों ने देखी हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन प्रेजेंट होता है, मोस्टली नॉन मेटल और मेटालॉइड्स होते हैं। और जितने भी मेटल्स होते हैं नेचर में, मोस्टली वो एलिमेंटल स्टेट में पाए जाते हैं, यानी एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। अब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड बेसिकली 2 अलग टाइप के एलिमेंट जब आपस में मिल जाते हैं हम उसे कंपाउंड कहते हैं, जैसे H और Cl, जैसे HO और H, ठीक है। अब 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे अगर आप अमोनिया में देखोगे तो नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। 4 एटम्स हैं जिसमें 1 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। तो बेसिकली कंपाउंड का मतलब क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब एक सबसे बड़ी चीज़, जब भी कंपाउंड बनेगा, एलिमेंट से जब कंपाउंड बनता है तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब सबसे बड़ी चीज़ यही होगी कि आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। फिर कंपाउंड, जब बहुत सारे कंपाउंड एक साथ आ जाते हैं तो हम उन्हें मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर आपका होमोजीनियस हो सकता है, मिक्सचर आपका हेट्रोजीनियस हो सकता है। मिक्सचर में अगर किसी चीज़ का कंपोजिशन फिक्स है, मतलब कौन कितनी चीज़ में प्रेजेंट होगा, अगर वो रेशियो फिक्स है तो हम उसे सोल्यूशन कह देते हैं। और अगर कंपोजिशन फिक्स नहीं है, कोई भी कितनी भी क्वांटिटी में प्रेजेंट हो सकता है, तो हम उसे सिंपली मिक्सचर कहते हैं। तो सोल्यूशन का बेसिक मतलब, सोल्यूशन एक मिक्सचर ही होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है विद अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। जैसे अभी आपको अगर मैं कहूँ नींबू पानी बनाओ, तो नींबू पानी जब आप बनाते हो ना, तो नींबू पानी में नींबू कितना, नमक कितना, शक्कर कितना, ये कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, आप कितना भी डाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है, किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद है, तो वो डिपेंड करता है। तो नींबू पानी इज अ मिक्सचर, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, जब सल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी स्पेसिफाई हो जाती है, ठीक है। और सेकेंडली वो होमोजीनियस स्टेट में होना चाहिए, हेट्रोजीनियस स्टेट में नहीं होना चाहिए। तो एक मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है और वो होमोजीनियस स्टेट में है, हम उसे सोल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक मैटर का क्लासिफिकेशन है। आई होप ये क्लासिफिकेशन अब आपको याद होगा, ये आप लोगों ने बेसिक्स में भी ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ा होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ कि आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान से सुनना, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो या तो वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएंगे, या तो वो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएंगे। सेम टाइप के मॉलिक्यूल जब बॉन्ड बनाते हैं तो हम उसे एलिमेंट ही कहेंगे कि वो एलिमेंटल फॉर्म में ही प्रेजेंट है, बस मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, अभी भी ये प्योर स्टेट में है, बट क्लोरीन क्लोरीन ही है, तो ये एलिमेंटल स्टेट में, इसको मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कहा जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। पर जब ए और बी बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे H और Cl ने बॉन्ड बनाया, तो अब 2 अलग एलिमेंट कंबाइन हो चुके हैं, तो हम इसे मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कहते हैं कि अब ये कंपाउंड बन गया है और ये इसका मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल एक सबसे छोटी चीज़ होती है,
एक सबसे छोटी चीज, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है। एक बड़ी चीज और बता दूं, जब भी अलग अलग टाइप के एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो एलिमेंट की अपनी खुद की प्रॉपर्टी वहां से गायब हो जाती है। एलिमेंट अब वैसे बिहेव नहीं करता जैसे वो खुद था। जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, हाइड्रोजन कैचेस फायर, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। हाइड्रोजन में आग लगती है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग में। पर जब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक फिक्स्ड रेशियो में, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में साथ में आ जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। पानी एक फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, यानी आग को बुझाने में हम उसको यूज करते हैं। तो जब भी एक कंपाउंड बनता है ना, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी वहां पर हमेशा बदल जाती है। ये चीज याद रखना। यहां तक समझ में आया? अब सबसे बड़ी चीज, ये बॉन्ड होता क्या है, ये बॉन्ड बनता कैसे? क्योंकि हमने देखा कि जब भी एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल बनने के लिए बॉन्ड होना जरूरी है। तो बेसिकली बॉन्ड का मतलब होता है इंटरेक्शन। क्या होता है? इंटरेक्शन। दो लोगों के बीच का इंटरेक्शन। जैसे आपके और मेरे बीच में भी एक इंटरेक्शन है, आपके और आपके डैड के या मॉम के बीच में भी एक इंटरेक्शन है। तो जो इंटरेक्शन होता है ना, उसे हम बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। जैसे आपके और आपके पेरेंट्स के बीच का जो बॉन्ड है ना, वो मेरे साथ जो बॉन्ड आपका बना है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ऑफिशियल है, वो लीगल है। ठीक है, आपके आधार कार्ड पे, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में उनका नाम आता है। बट मेरे साथ आपका जो बॉन्ड है ना, कभी भी टूट सकता है। जिस दिन आप मुझसे नाराज हुए या मैं आपसे नाराज हुआ, बॉन्ड टूट जाएगा। ये एक वीक बॉन्ड है और बहुत दूर से ये बॉन्ड बना हुआ है। तो आप कहोगे बॉन्ड हमेशा जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग और वीक की कैटेगरी में क्लासीफाई किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वाले होते हैं। यहाँ कुछ लेन देन होता है, कुछ इन्वॉल्व होता है। जैसे आपके आपके पेरेंट्स के बीच में एक ब्लड का रिलेशन है, तो ब्लड इज समथिंग दैट इज कॉमन, जो आपको पकड़ के रख रहा है। आपके मेरे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। वी आर जस्ट अट्रैक्टेड विद ईच अदर बिकॉज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। That's it? अच्छा, तो वीक इंटरेक्शन कौन से होते हैं? जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जैसे आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जैसे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनको हम वीक बॉन्ड या वीक इंटरेक्शन कहते हैं। इनको वीक वेंडरवल इंटरेक्शन या वीक वेंडरवल फोर्सेस कहा जाता है। अब देखो, ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ चीज। ये जो वीक वेंडरवल इंटरेक्शन या वीक वेंडरवल फोर्सेस होती है ना, ये फिजिकल स्टेट डिसाइड करती हैं कि कोई मटेरियल सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट में होगा, वो यहाँ से डिसाइड होता है। और ये जो है ना, ये मॉलिक्यूल बनाने में मदद करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे पानी का मॉलिक्यूल बनाना है, तो पानी के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो इनको आपस में बांधना है, तो ये बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। एक और वाटर का मॉलिक्यूल अगर बनाना होगा तो मुझे फिर से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक वाटर का मॉलिक्यूल जब दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता, इसको हम लोग वीक इंटरेक्शन कहते हैं। ये इंटरेक्शन अब कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है, वो डिसाइड करेगा कि पानी का फिजिकल स्टेट क्या है। मेरे वर्ड्स बहुत ध्यान से सुनना, मेरे लेक्चर्स बहुत ध्यान से सुनना। मैं बहुत प्यार से, आराम से पढ़ाता हूँ, पर कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा अपर लेवल का होता है, तो ध्यान से सुनना, आपका बेसिक्स बनता हुआ चला जाएगा। तो मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें जो जरूरत पड़ती है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस की जरूरत पड़ती है, और फिजिकल स्टेट डिसाइड करने के लिए हमको जो लगता है वो आपका वीक वेंडरवल फोर्सेस या इंटरेक्शंस लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स लिखने की टेंशन मत लो। ठीक है, आगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल H और Cl के बीच में एक बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वल होती है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा हुआ है। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप ऑलरेडी कुछ तो पढ़ के आए हो, एकदम ब्लैंक होके मेरे पास नहीं आए। तो ये जो H और Cl का बॉन्ड है, इसमें क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। अब ये जो बॉन्ड बना था ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है। और एक HCl और दूसरे HCl के बीच में जो भी इंटरेक्शन हुआ है ना, ये वीक इंटरेक्शन होता है। ये मॉलिक्यूल बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मॉलिक्यूल बनाता है, वीक इंटरेक्शन फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है। अब अगर ये वीक इंटरेक्शन जो है, जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में है, इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आती कहाँ से है? वीक वेंडरवल फोर्सेस भी कहते हैं इसको, या वेंडरवल इंटरेक्शंस भी कहते हैं। अगर ये इंटरेक्शन या वीक वेंडरवल फोर्सेस, एक HCl, दूसरा HCl, तीसरा HCl, चौथा HCl, अगर ये इंटरेक्शन अगर बहुत मजबूत होगा तो वो सॉलिड स्टेट में जाएगा। इंटरेक्शन अगर वीक होगा तो वो लिक्विड स्टेट में जाएगा। इंटरेक्शन अगर बहुत ही वीक होगा या ना के बराबर होगा तो वो गैसियस स्टेट में जाएगा।
तो ये हम जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की हमेशा बात करते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ से आती हैं, ये नाम बाय हार्ट करके रख लेना। अच्छा, एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैंने यहाँ लिखा है, इनफैक्ट उसके नाम में ना बॉन्डिंग आया हुआ है, फिर भी उसको बॉन्ड में नहीं डाला है मैंने। पता है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल नहीं बनता। ये देख रहे हो, बॉन्ड 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 बॉन्ड, क्योंकि ये ना ये कोवेलेंट, आयनिक, मेटेलिक, ये सब मॉलिक्यूल बनाने में मदद करते हैं एंड दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। बट अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करता हूँ ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल नहीं बनाता, बस मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखने में मदद करता है, और वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है या एक आयनिक बॉन्ड होता है। इसलिए उसको वीक वैन डर वाल्स के इंटरैक्ट, बाकी सब जगह देखो मैंने इंटरैक्शन 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 लिखा हुआ है, क्योंकि वो वीक होते हैं। इंटरैक्शन का मतलब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, पार्शियल नेगेटिव के बीच में और पार्शियल पॉजिटिव के बीच में एक इंटरैक्शन होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में होगा, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स डिसाइड करेंगी कि वहां पर कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है वो टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाती है, तो फिजिकल स्टेट बदल जाएगा। तो यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया ना, ये देखो, बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा सॉलिड स्टेट, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक लिक्विड स्टेट, बहुत वीक, इसका मतलब गैसियस स्टेट। एक बड़ी बात और याद रखना, लिक्विड और गैस ये फ्लो करते हैं, दे फ्लो, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसीलिए इनको हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। फिजिक्स में आप लिक्विड स्टेट के बारे में बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ोगे, लेमिनार फ्लो के बारे में पढ़ोगे, तो वो सारा लिक्विड के बारे में फिर वो फिजिक्स में चला जाता है। केमिस्ट्री में पहले सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर हुआ करता था, अब फिलहाल जो नया सिलेबस बना है, आई थिंक जो 2024 के बाद से सॉलिड स्टेट को सिलेबस से हटा दिया गया है, नीट के सिलेबस से। गैसियस स्टेट भी मुझे लग रहा है जहाँ तक है ऑलमोस्ट सिलेबस से हटा दिया गया है। स्टेट्स ऑफ मैटर पहले हम पढ़ा करते थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, अब शायद वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये आप फिजिक्स में पढ़ लेना लिक्विड स्टेट के बारे में ज़्यादा डिटेल में। तो फिजिकल स्टेट किस पे डिपेंड करती है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला टॉपिक है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एलिमेंट से अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन कैचेस फायर, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, पानी आग बुझाने का काम करता है, सोडियम सिल्वर कलर का होता है, येलो ग्रेइश कलर का होता है, और सोडियम को अगर पानी में डाल दो तो आग लग जाती है। क्लोरीन येलो कलर की गैस होती है, पंजेंट स्मेल देती है, नाक में अगर चली जाएगी, लेकिन जब NaCl बन जाता है इसको हम खाते हैं। तो NaCl खाने से ना तो मेरे पेट में आग लगती है क्योंकि सोडियम है उसमें, और ना ही वो येलो कलर का हो जाता है मेरे बॉडी में क्योंकि क्लोरीन है, क्योंकि अब वो क्लोरीन नहीं रहा है, वो Cl-1 बन चुका है और Na बन चुका है। अब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें बदल चुके हैं। केमिस्ट्री की एक और खासियत आपको मैं बताता हूँ, हमेशा याद रखना, हमारे पूरे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बदल सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर का उधर होता है, यहां से वहां, जैसे सोडियम में 2,8,1 होता है, और Na+ में अगर आप देखोगे 2,8 हो जाता है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का गायब होने से सोडियम की आग लगने वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। अब सोडियम को आग नहीं लगेगी पानी में, वो Na+ बन चुका है। सिमिलरली क्लोरीन को देखो, क्लोरीन होता है 2,8,7, लेकिन जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो बन जाता है 2,8,8। अब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होते ही उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, अब वो येलो कलर का नहीं होता, अब ना ही उसमें पंजेंट स्मेल आती है, वो क्लोराइड आयन बन चुका है। तो केमिस्ट्री की दुनिया में इलेक्ट्रॉन के साथ मत खेलना, बाकी सब कुछ कर देना। एक भी इलेक्ट्रॉन अगर इधर का उधर होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ का वहाँ होता है, या शेयरिंग होता है, या शिफ्टिंग होती है, थोड़ा भी मूव करता है, तो वहाँ प्रॉपर्टीज बदलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आम दुनिया में हम पैसे की बात करते हैं, एक पैसा ऐसी चीज है जो दुनिया में जब बढ़ने लगेगा या कम होने लगेगा तो इंसान का बिहेवियर बदल जाता है। सिमिलरली केमिस्ट्री की दुनिया में इलेक्ट्रॉन अगर इधर से उधर होता है या शिफ्ट होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, ये मिक्सचर क्या होता है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पानी है, H बॉन्ड O बॉन्ड H है, मैं इसमें ग्लूकोज डाल रहा हूँ, सिट्रिक एसिड डाल रहा हूँ, NaCl डाल रहा हूँ, सिट्रिक एसिड यानी नींबू डाल रहा हूँ, ग्लूकोज यानी शक्कर डाल रहा हूँ, नमक डाल रहा हूँ। अब अगर मैं इनका प्रपोर्शन फिक्स कर दूं तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब अगर मैं बता दूं कि ग्लूकोज इतना ही होगा और हमेशा उतना ही होगा, सिट्रिक एसिड हमेशा उतना ही होगा, NaCl इतना ही होगा, और ये अगर अंदर जाने के बाद कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, अलग अलग नहीं रहते। जैसे अगर आप ऑयल और पानी को डालते हो तो ऑयल और पानी ना मिक्स नहीं होते, सेपरेट रहते हैं, हम उनको नेकेड आई से देख सकते हैं और हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं।
क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अब ध्यान से सुनना, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सब कुछ मिक्स हो चुका हो, ठीक है, आपको अलग अलग नहीं दिख रहा होगा, जैसे ये एक मिक्सचर है, यहाँ पे ग्लूकोज, सिट्रिक एसिड, नमक और पानी सब कुछ मिक्स हो जाता है एक साथ, तो हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब अगर एक होमोजीनियस मिक्सचर एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है तो वो सोल्यूशन बन जाता है। तो सोल्यूशन बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। ये याद रखना, सोल्यूशंस में हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है मिक्सचर और सोल्यूशन का डिफरेंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता दिया है, आप देख सकते हो। ये नोट्स मैंने इसलिए बना के रखे हैं ताकि कल को जब आप रिवाइज करो तो ये इनको देख के ही आपको सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि मैंने यहाँ पे क्या बोला था। तो अननोन होगा तो मिक्सचर, जहाँ पर हमारे NaCl का कुछ हमको पता नहीं कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, कितना है, तो वो मिक्सचर कहलाएगा। अगर उसका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड हो जाता है या नोन हो जाता है तो हम उसको सोल्यूशन कह देते हैं, पर एक कंडीशन और है कि वो होमोजीनियस होना चाहिए। हेट्रोजीनियस अगर है तो वो सोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर यहाँ तक? ओके, आगे अब बात करते हैं मैटर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। हमने मैटर देख लिया, क्लासीफाई करना सीख लिया। अब जब मैटर आता है ना, तो मैटर को मेजर करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करना जरूरी है कि कितना है। तो मैटर को क्लासीफाई कर लिया, मैटर को अगर मेजर करने के लिए हमने फिजिक्स में भी ये चीज़ को पढ़ा है कि हमारे पास यूनिट्स होते हैं। कितना, अगर मैं आपको पानी दे रहा हूँ तो कितना पानी दूँ, अगर मैं आपसे नमक ले रहा हूँ तो कितना नमक लूँ। तो हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं जिसमें कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और कुछ डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब एक कुछ ऐसी चीज़ें जो फिक्स्ड हैं, जो बदलने वाली नहीं है, वो फिक्स हैं और वो हमने ना प्री डिफाइन करके उनको फिक्स कर दिया है। अब आप अगर NCERT की बुक खोलोगे ना तो उन्होंने एक अच्छा खासा एक टेबल बना के दिया है जिसमें उन्होंने ये समझाया है कि अगर हमने 1 मीटर को डिफाइन किया है तो 1 मीटर कितना होता है। इस वीडियो में मैं ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करूंगा कि 1 मीटर मतलब कितना, 1 किलो मतलब कितना, 1 सेकंड मतलब कितना। इन सब के पीछे एक कमिटी बैठती है इंटरनेशनल यूनियन की, इंटरनेशनल जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो बैठते हैं और ये यूनिट्स फिजिक्स वालों ने डिसाइड करे हैं कि लेंथ में 1 मीटर कितना होना चाहिए। अब हम जो 1 मीटर आज ले रहे हैं वो 1 मीटर फिक्स्ड है, आपका भी 1 मीटर उतना ही होगा, मेरा भी 1 मीटर उतना ही होगा, या धरती में कहीं भी चले जाओ 1 मीटर उतना ही होगा। पहले ज़माने में ना लोग हाथों से मेजर करते थे, 1 बिलांग, 2 बिलांग, 4 बिलांग। अब मेरा हाथ इतना है, खली का हाथ देखोगे, द ग्रेट खली का तो शायद बहुत बड़ा होगा, तो उसका 1 बिलांग मेरे 1 बिलांग से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो हमने ना कुछ फंडामेंटल यूनिट्स बनाए हैं जो है 9 फंडामेंटल यूनिट है। मुझे पता है 7 आप लोगों ने पढ़े होंगे, 2 मैं ऐड करके दे रहा हूँ। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये 2 ऐड कर लेना। ये 2 हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। कैंडिला आपको कहीं पर भी काम नहीं आने वाला है, कहीं काम नहीं आएगा, ये आपको फिजिक्स में देखने मिलेगा। टाइम आपको फिजिक्स में देखने मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें हमको केमिस्ट्री में काम आती हैं, ठीक है। तो ये जो 9 फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये हमारे लिए मेन होते हैं, ये याद रखना। इनके स्टैंडर्ड यूनिट भी हमने डिफाइन कर रखे हैं, जैसे लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन होता है, याद रखना टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन होता है। बहुत बच्चे डिग्री सेल्सियस में ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाते हैं और फिर उनको आंसर नहीं आता, ये याद रखना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, उसे हम कैंडिला में लेते हैं। और एंगल 2 टाइप के होते हैं, एक 2 डायमेंशन में और एक 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन वाले को प्लेन एंगल कहते हैं, d थीटा कहते हैं, और जब 3 डायमेंशन में चला जाता है तो उसे सॉलिड एंगल, जिसको स्टेरेडियन कहते हैं, जिसको d फाई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 हमने फंडामेंटल चीजें ली हैं, मास, लेंथ और टाइम। ये 3 चीजें किसी भी क्वांटिटी में कितनी बार प्रेजेंट है, कितनी, उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। अब मास का ऐसा यूनिट किलो होता है, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो जब हम किलो, मीटर और सेकंड में लेंगे तो हम कहेंगे हमने SI यूनिट बना रखा है। और अगर हम उसको ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड्स में लेंगे हम उसे CGS यूनिट कहते हैं। ये हमेशा याद रखना, ये 2 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, SI यूनिट का कन्वर्जन और CGS। तो CGS मतलब होता है स्मॉलर स्केल पे, SI का मतलब होता है जो हमने नेशनल इंटरनेशनल यूनिट पे हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल? देखो, जब कोई एंगल 2 डायमेंशन में बनता है एक सर्कल के अंदर, ठीक है, तो द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, इसको हम आर्क कहते हैं। कैन यू सी दिस? ये आर्क है, ये जो एंगल सबटेंड करेगी ना यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। ये आपका सर, इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल क्या होगा? d थीटा जो होगा वो दिस लेंथ ऑफ दिस आर्क डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ds डिवाइडेड बाय r, इसको हम सॉलिड प्लेन एंगल कहते हैं। अब सॉलिड एंगल क्या होगा? 3 डायमेंशनल एंगल होता है। 3 डायमेंशनल एंगल का मतलब, मान लो ये एक सेंटर है, यहाँ से एक लाइन यहाँ जा रही है, एक लाइन यहाँ जा रही है, एक लाइन यहाँ आ रही है और एक लाइन यहाँ आ रही है।
अब ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके का जो स्क्वायर दिख रहा है, अब यहाँ पर ना एक आर्क नहीं है, ऐसे अब यहाँ पे 4 आर्क बन गए हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, कैन यू सी दिस, और एक यहाँ पर है ये। तो ये जो एंगल यहाँ बना रहे होंगे, ये जो एंगल यहाँ बनता है, मतलब वो टीवी होता था ना पूरा, ये वाटरमेलन को अगर आप देखोगे ना, वाटरमेलन कैसे इसे 4 हिस्सों में कटा होता है, यहाँ से फिर यहाँ से होता है, फिर यहाँ से भी एक लाइन आएगी, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से, तो ये जो एंगल यहाँ बनता है उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल जो होता है उसको हम डी फाई से रिप्रेजेंट, ये आप लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस का ही सिंबल है, ये एरिया ऑफ दिस एंटायर पार्ट, ये जो एंटायर पार्ट देख रहे हैं ना, इसका एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर हम लेते हैं, याद यहाँ सिर्फ रेडियस है, यहाँ रेडियस का स्क्वायर लेते हैं। इसका ज़्यादा डिटेल आपको मैथ्स में सीखने मिलेगा, मैथमेटिक्स में चले जाना, फिजिक्स में चले जाना, वहाँ मिलेगा, केमिस्ट्री में इसका कोई यूज़ होने वाला नहीं है, इतना याद रखिए। ओके, अब आगे, अब सिंस हम लोगों ने कुछ चीज़ें देख ही ली हैं, अब कुछ एंगल्स हैं जो काम आएंगे आपको, ये अगेन फिजिक्स और मैथ्स में काम आएंगे, केमिस्ट्री में ये काम आने वाले नहीं है कि स्टेरेडियन और डिग्री के बीच में हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, डिग्री जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, यहाँ जो हम यूज़ करेंगे उसको हम लोग कहते हैं डिग्री, और इसको अगर मुझे स्टेरेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करते हैं, तो 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, पाई बाय 180 रेडियन, तो ये कन्वर्जन यूनिट याद रखना, ये कन्वर्जन यूनिट है। तो अगर मुझे रेडियन को डिग्री में करना होगा तो 180 डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा, ये 180 वहाँ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, क्या, नंबर 1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 90 डिग्री इज पाई बाय 2, 180 डिग्री इज पाई, दिस इज पाई, दिस इज पाई बाय 2, सो दिस विल बी 3/2 इंटू पाई, 3 पाई बाय 2, और यहाँ पर आते आते वो क्या हो जाएगा, वो वापस से 2 पाई हो जाएगा। तो जो आपका 360 डिग्री होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। ये मैंने पूरा चार्ट बना दिया, अगर आपको इंटरेस्ट है आप बना के रख सकते हो, अगर इंटरेस्ट नहीं है इसको जाने। अब देखिए अगला टॉपिक है डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम सबको पता है डिराइव्ड यूनिट का मतलब क्या होता है, ऐसे यूनिट्स जो हम फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ हमारी फंडामेंटल यूनिट है, हम सबको पता है लेंथ हमारी फंडामेंटल यूनिट है 1 मीटर। अब लेंथ अगर 2 बार हो जाए तो, लेंथ अगर 2 बार हो जाए तो अब इसको जोड़ दो, अब इसको जोड़ दो तो ये एरिया बन जाता है। लेंथ अगर 3 बार हो जाए तो, लेंथ अगर 3 बार हो जाए तो ये वॉल्यूम बना देती है। अगर ये सारी लेंथ को अगर मैं इस तरीके से जोड़ दूं तो ये मुझे वॉल्यूम बना के दे देगी, ये देखो ये वॉल्यूम बन जाती है। तो लेंथ अगर 2 बार है तो एरिया, लेंथ अगर 3 बार है तो वॉल्यूम। ऐसे ही हम अगर अलग अलग फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके हम अलग अलग डिराइव्ड यूनिट्स बना सकते हैं, जैसे डेंसिटी है, जैसे फोर्स है, जैसे वर्क डन है, जैसे प्रेशर है। मैंने यहाँ पे कुछ को मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो, और यहाँ पर मैंने उनके डायमेंशनल एनालिसिस लिखे हुए हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिखा है। सी वेरी ऑनेस्ट, डायमेंशनल फार्मूला केमिस्ट्री में काम नहीं आएगा, बट इससे आपका एटलीस्ट जब, क्योंकि आप डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट यहाँ पढ़ रहे हो, तो आपका फिजिक्स का भी एक रिविजन हो जाएगा। तो एरिया में क्या होता है, एरिया में लेंथ मीटर 2 बार आ रहा है, लेंथ 2 बार आ रही है। एम का मतलब मास नहीं होता, याद रखना, एम का मतलब मीटर होता है। मीटर 2 बार आ रहा है तो मास वहां पर 0 है, लेंथ वहां पर 2 बार आई है, और टाइम वहां पर 1 बार भी नहीं आया, 0 है। फिर वॉल्यूम में लेंथ 3 बार आई है तो यहाँ पर लेंथ 3 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं फोर्स की बात करूँ, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास 1 बार आया है, लेंथ 1 बार आई है, मास 1 बार है, लेंथ 1 बार आई है, और टाइम 2 बार है पर नीचे है, तो ये टाइम इनवर्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसका ज़्यादा डिटेल आपको फिजिक्स में देखने मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखना कि अगर कभी कल को डायमेंशनल एनालिसिस पूछ लिया जाता है तो आपको उसके अंदर MLT, मास, लेंथ और टाइम, ये 3 चीज़ें अपने को वहाँ पर मेंशन करनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ केमिस्ट्री में मेन चीज़ें हैं, मैंने कहा ना, जैसे पहला वीडियो आपका बेसिक्स होगा जो आपका बेसिक्स बिल्डअप करेगा। देखो कुछ होते हैं जिनको हम ग्रीक अल्फ़ाबेट कहते हैं। इन ग्रीक अल्फ़ाबेट को मोस्टली हम लोग या तो कांस्टेंट के रूप में यूज़ करेंगे, या तो किसी चीज़ को डिनोट, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम अल्फा कहते हैं। जैसे रेजिस्टेंस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ग्रीक में कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि बहुत बार स्टूडेंट्स को ना पता ही नहीं होते। तो मैंने यहाँ पर उनकी एक लिस्ट बना के रखी हुई है। ये कैपिटल अल्फ़ाबेट है, ये लोअर अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ये कैपिटल, ये लोअर, और ये उसका इंग्लिश में जो हम इक्विवेलेंट लेते हैं ना इंग्लिश में, जैसे ये कैपिटल ए है तो स्मॉल अल्फा, कैपिटल अल्फा, कैपिटल अल्फा ये होता है, स्मॉल अल्फा ये होता है। बहुत लोगों को ये शायद पता भी नहीं होगा, ये स्मॉल लैम्बडा होता है, ये कैपिटल लैम्बडा होता है। तो ये मैंने यहाँ पर ना उनकी पूरी लिस्ट बना रखी है। प्लीज़ मुझे पॉज करके एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। ये लिस्ट में भी अभी मुझे एक बार टिक करके देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एक प्रीफिक्स।
जो हम यूज करते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो नाम के आगे लगाई जाती है। देखो मान लो मैंने ना 1 मीटर डिसाइड कर लिया कि 1 मीटर इतना होगा, ये मेरा 1 मीटर है मान लेते हैं। अब अगर कोई चीज इससे 10 गुना बड़ी हो जाए, अगर कोई चीज इससे 10 गुना बड़ी हो जाए, 10 टाइम्स बड़ी हो जाए अगर इससे, तो हम उसको कहते हैं डेकामीटर। क्या कहेंगे? मीटर से 10 गुना बड़ी है, मतलब उसके नाम के आगे ये मीटर है ना, मीटर से 10 टाइम्स यानी डेकामीटर। अगर कोई 100 गुना बड़ी हो जाए तो 100 का मतलब होता है 10 टू द पावर 2, ठीक है ना, 10 टू द पावर 2 क्या मतलब 100 गुना बड़ी हो जाए तो हेक्टोमीटर। अगर कोई 1000 गुना बड़ी हो जाए तो किलो। तो अगर मीटर है, अगर मीटर एक डिस्टेंस है, एक मीटर एक डिस्टेंस है, अगर इससे 1000 गुना बड़ा कोई डिस्टेंस मिल जाए तो हम उसे किलोमीटर कहते हैं। इसीलिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये 1000 समझा क्यों आता है? क्योंकि ये प्रीफिक्स हैं जो हमने सेट कर रखी है। अब अगर कोई चीज 10 टू दी पावर 6 हो जाए तो मतलब ये 10 लाख है, 10 लाख, इसको मेगा कहते हैं, मेगा बाइट्स। एमबी हम बोलते हैं ना, एमबी का डाटा, 100 MB का डाटा 100 MB चला गया, तो बाइट एक क्वांटिटी है, एक स्पेस है, या जो भी आप समझो कंप्यूटर की भाषा में। जब कोई उससे 10 लाख गुना ज़्यादा होता है तो हम उसे मेगाबाइट कहते हैं, मेगाबाइट कहते हैं। फिर 10 टू दी पावर 9 गीगा होता है, 10 टू दी पावर 12 टेरा होता है, टीबी, जीबी, मेगा, एमबी, जीबी, टीबी, ये आप लोगों ने बाइट्स या कंप्यूटर या मेमोरी कार्ड के टर्म्स में आप लोगों ने इसको सुना होगा। अब ये तो लंबे ही में चले गए, यानी क्वांटिटी ज़्यादा होती जा रही है। अब सपोज करो ये मेरा 1 मीटर है, कोई इससे अगर 10 टाइम्स छोटा हो, इसको 10 हिस्सों में काट दो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हिस्से कट गए, ठीक है, ये 10 हिस्सों में काट दिया। तो ये जो एक छोटा सा हिस्सा होगा ना, ये आपका हो जाएगा डेसी। तो ये मीटर था, दिस वाज योर मीटर, तो दिस विल बी डेसीमीटर। समझ में आया? अब ये मैंने कितने हिस्सों में काटा? 10 हिस्सों में काटा। अगर इसको 100 हिस्सों में काट दूं तो वो डिवाइडेड बाय 100 पार्ट्स। तो जब मैं इसको 100 पार्ट्स में कट कर दूंगा, 100 पार्ट में, तो जो सबसे छोटा हिस्सा आएगा ना, दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटी। तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर का 100 पार्ट। 1 मीटर का 100 पार्ट, 1 मीटर को 100 से डिवाइड करो तो 1 सेंटीमीटर मिलेगा। तो इसलिए मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लॉजिक समझ में आया? तो ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ को अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो मिली, 10 टू दी पावर 6 से डिवाइड करोगे तो माइक्रो, 9 से डिवाइड करोगे तो नैनो, 12 से डिवाइड करोगे तो पीको, 15 से डिवाइड करोगे तो फेम्टो। अब सोचोगे ये मैंने ये माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि 100 से डिवाइड किया ना, तो 100 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? जब मल्टीप्लाई करते हो किसी चीज़ को तो पावर प्लस में चली जाती है, जब डिवाइड करते हो किसी चीज़ को तो पावर नेगेटिव में चली जाती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया। सो दिस इज सम कॉमन प्रीफिक्सेस जो मैंने यहाँ पे डाल दिए एंड ग्रीक अल्फाबेट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है लेंथ का यूनिट कन्वर्जन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन जो आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में हर जगह काम आएगा। देखो हमारा 1 मीटर एक ऐसा यूनिट है, ठीक है, 1 मीटर हमारा फिक्स होता है। अगर कोई चीज़ 1 मीटर से 100 टाइम छोटी है, जैसे 100, तो 100 को हमने क्या कहा था? अभी 100 को हमने यहाँ लिखा था ना, 100 अगर कोई होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंटी। तो 1 सेंटीमीटर जो होगा ना, वो 1 मीटर को 100 से डिवाइड करने पर मिलेगा 1 सेंटीमीटर। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ 1 सेंटीमीटर इज 10 टू दी पावर -2 मीटर। तो 1 मिलीमीटर कितना होगा? -3 मीटर। माइक्रोमीटर कितना होगा? -6 मीटर। नैनोमीटर कितना होगा? -9 मीटर। एंगस्ट्रॉम -10, पिकोमीटर -12, फेम्टोमीटर -15। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखने हैं। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद होना चाहिए। प्लीज इसके नोट्स बना के रख लेना। अब देखिए, अगर मुझे 2 मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना होता तो मैं 2 को वहीं रखूंगा, और मीटर की जगह मुझे पिकोमीटर लेके आना है, तो मुझे मीटर की जगह पिकोमीटर लेके आना है। देखो पिकोमीटर का यहाँ है, अब मुझे मीटर की जगह पिकोमीटर लेके आना है। तो ये जो -12 है ना, वो यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये जो एरोज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिकोमीटर को मीटर में करना होगा तो -12, पर अगर मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो +12 से मल्टीप्लाई करोगे, इसीलिए यहाँ पे 10 टू दी पावर +12 आया। नाउ सिमिलरली 2 पिकोमीटर को मीटर में करना होता तो देखो, अब पिकोमीटर से मीटर में करना है ना, हाँ, तो फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, -12 आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। ये 4 चीज़ें हैं, इनको कन्वर्जन करके बताना मुझे, ठीक है? इनका कन्वर्जन मुझे करके बताना क्या आता है। और मैंने नीचे भी एक एग्जांपल लिखा जो आपकी मदद करने में काम आएगा कि 50 किलोमीटर को मैंने नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट किया। अब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। अब जरा नोटिस करो, यहाँ पे जरा नोटिस करो, एक ट्रिक आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जरा समझो इस चीज़ को। मिलीमीटर से सेंटीमीटर गए तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा,
मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो -1 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। सेंटीमीटर को मीटर में करना होगा तो सेंटीमीटर को मीटर में करना होगा तो -2 का डिफरेंस आएगा, और मीटर को किलोमीटर में करना होगा तो -3 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब देखो, जब भी कभी छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट कर रहे हो, अब ये ट्रिक याद रखना, आप छोटी चीज को, ये छोटा पिकोमीटर छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा यूनिट है, तो जब भी आप कभी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो ना बेटा, तो हमेशा वहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, नेगेटिव होगा, पावर में कुछ तो नेगेटिव होगा। अब कितना नेगेटिव होगा वो याद करना पड़ेगा, जैसे यहाँ देखो अलग अलग नंबर्स हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर से सेंटीमीटर -1 स्मॉल यूनिट लार्ज यूनिट, सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो -2, मीटर से किलोमीटर में जाओगे तो -3। तो ये रूल याद रखना कि जब भी हम स्मॉल क्वांटिटी को लार्ज क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कुछ नेगेटिव टर्म से करते हैं, और लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो जैसे किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम हमेशा मल्टीप्लाई कुछ प्लस पावर जो होगी वो पॉजिटिव में होगी, 10 की पावर पॉजिटिव होगी। कितनी होगी ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये याद रख लेना, मे भी हो सकता है अगर कभी कोई क्वेश्चन बन जाए, इन केस आप जब इतना पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिटेल में पढ़ते जाना कि 1 फुट कितने के बराबर होता है। 1 फुट इज दिस मैनी मीटर, यानी 30 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 फुट के बराबर होता है। आपके घर में जो एक छोटा सा स्केल आप पढ़ने के लिए यूज करते हैं ना, 15 सेंटीमीटर का होता है, उसका डबल समझ लो, तो वो 1 फुट के बराबर होता है। 30 सेंटीमीटर इज 1 फुट। 1 इंच कितना होता है, 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर जो होता है ना वो 1 इंच। इंच ये ना कारपेंटर वगैरह यूज करते हैं इंच वगैरह का कॉन्सेप्ट। 1 माइल ये अमेरिकन यूज करते हैं, कितने माइल चली कितने माइल नहीं गई। 1 माइल इज 1.6 किलोमीटर यानी अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर। तो अपना 1.5 किलोमीटर उनका 1 माइल होता है, अपना 1.5 किलोमीटर उनका 1 माइल होता है। 1 यार्ड 22 यार्ड की पिच, क्रिकेट खेलते समय हम यूज करते हैं, 22 यार्ड्स की पिच होती है, तो 1 यार्ड का मतलब 91.4 यानी ऑलमोस्ट 91 सेंटीमीटर आप याद कर सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देके जा रहा हूँ, इनको लिख के कहीं पर रख लेना, ये काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लेंथ का कन्वर्जन डन। इसके क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल सिर्फ थ्योरी लेके जा रहा हूँ इस वीडियो में। अगला हमारा टॉपिक है वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम है ना सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो वॉल्यूम का मतलब क्या, लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम मिलेगी। ठीक है, लेंथ लेंथ लेंथ, मीटर मीटर मीटर, वॉल्यूम हो जाएगी मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो होना चाहिए वो मीटर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब में लेना होता तो, सेंटीमीटर क्यूब में लेना होता तो 1 मीटर की जगह 10 टू दी पावर 2, मीटर की जगह 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 2, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब इज 10 टू दी पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 10 टू दी पावर 6 का मतलब होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, 10 लाख। अब देखो प्रैक्टिकली आप एक प्रॉब्लम समझो। 1 मीटर मतलब आपने अगर कभी घर में कपड़े वपड़े खरीदे होंगे, या 1 मीटर अगर मैं बोलूँ तो आप दोनों हाथ फैला लो, दोनों हाथ फैला लो, तो 2 हाथ फैलाओगे ना तो इतना 1 मीटर होता है अप्रॉक्स, एक अंदाजन तौर पे इतना 1 मीटर होता है। अब सोचो इतना 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर का ब्रेथ, 1 मीटर का हाइट हो, तो केमिस्ट्री की दुनिया में लैब में आपको लगता है कभी हम 1 मीटर क्यूब का सोल्यूशन बनाते हैं? नहीं। दूध भी लेने जाएंगे तो 1 मीटर क्यूब दूध नहीं लेके आएंगे, इतना बड़ा पतीला लेके नहीं जाते हम, या इतना बड़ा लंबा चौड़ा इतना नहीं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब बहुत छोटा होता है। अगर आप देखो, मुझे लग रहा है ये मेरी फिंगर के ऊपर इतना 1 सेंटीमीटर होता होगा अप्रॉक्स। तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आप सोल्यूशन बना नहीं सकते। तो 1 मीटर क्यूब में पॉसिबल नहीं है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आप बना नहीं सकते, और दोनों के बीच में 10 लाख का फर्क है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना उसको 10 लाख बार अरेंज करोगे तो 1 मीटर क्यूब मिलेगा। तो हमने क्या किया, देखो एक तरफ है 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक तरफ है 1 मीटर क्यूब, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 लाख का डिफरेंस है, यानी 10 टू दी पावर 6 का फर्क है। तो हमने बीच का एक यूनिट बना डाला जिसके इस साइड में भी 1000 होगा और जिसके इस साइड में भी 1000 होगा, और जो बीच का यूनिट हमने बना डाला ना तो ये ऐसा यूनिट है ना तो ये सीजीएस यूनिट है, इसको हम कहते हैं डेसीमीटर क्यूब, जिसको हम लीटर कहते हैं। मीटर का डेसीमीटर क्यूब, समझ में आया? तो जो डेसीमीटर क्यूब होगा मीटर क्यूब से 1000 कम होगा और इससे 1000 ज्यादा होगा। तो हमने जो बीच का यूनिट बनाया है डेसीमीटर क्यूब, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्यार से लीटर कहते हैं। तो अगर ये 1 मीटर क्यूब है तो ये डेसीमीटर क्यूब है, तो ये मिलीलीटर है, लीटर से 1000 कम यानी मिलीलीटर हो जाएगा। तो तीनों के बीच में अब 1000 का फर्क है। ये ऐसा यूनिट है, ये इसका सीजीएस यूनिट है, ये याद रखना। लीटर या डेसीमीटर क्यूब इज नॉट एनी यूनिट, वो कोई यूनिट नहीं है, ना तो सीजीएस है ना तो वो ऐसा यूनिट है, बट फिर भी हम उसको यूज करते हैं केमिस्ट्री में क्योंकि प्रैक्टिकली वही सही है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 ले लो
हाँ तो 1 लीटर बनता है, हाँ वो प्रैक्टिकली समझ में आता है, हाँ ठीक है वहाँ तक हम समझ सकते हैं, पर 1 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन नहीं बना सकते, 1 मीटर क्यूब का सोल्यूशन नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली इतना बनाना, तो हम ये इसको यूज़ करते हैं। तो तीनों के बीच का कन्वर्जन समझ में आया, 1000 1000 1000 का होगा। अब रूल आपको पता है, स्मॉल से लार्ज जाओगे तो नेगेटिव, स्मॉल से लार्ज जाओगे तो नेगेटिव, लार्ज से स्मॉल जाओगे तो पॉजिटिव, लार्ज से स्मॉल जाओगे तो पॉजिटिव। डन। अब वेट की बात करते हैं। वेट 2 है, ग्राम किलोग्राम दोनों है, दोनों में 1000 का फर्क होता है, खत्म यहाँ पे। अब वेट 1000 ग्राम किलोग्राम के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और है, जैसे 1 टन, तो 1000 किलो को हम 1 टन कहते हैं। ये यूजुअली ट्रक वगैरह जो लोड होते हैं वहाँ काम आता है। 1 पाउंड ये WWF वाले यूज़ करते थे, 200 पाउंड 300 पाउंड वो रेसलर का वजन बताते थे। तो वो पाउंड जो होता है वो किलोग्राम में नहीं होता। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो 1 पाउंड इज 0.45, यानी आधा समझ लो। तो अगर मैं कह रहा हूँ तुमको 200 पाउंड का है कोई चीज़, 200 पाउंड की है, इसका मतलब शॉर्ट में वो 100 किलो की है। आप उसका डायरेक्टली आधा कर लो, मतलब एक ट्रिक है, वैसे तो 0.45 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, बट अप्रॉक्सीमेटली आप आधा कर लो उसका, ठीक है। तो जो आपका 1 किलो होता है ना, हमारा जो 1 किलो होता है वो 2.20 पाउंड होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली डबल होता है, और उसी को LBS भी कहते हैं। आप लोगों ने जिम वगैरह में देखा होगा, वो जो जिम की प्लेट्स होती है ना, वो जो प्लेट्स उठाते हैं उसके ऊपर लिखा होता है 40 LBS, तो किसी को लगता होगा 40 किलो की प्लेट उठा रहा है, एक्चुअली वो अप्रॉक्सीमेटली 20 किलो की प्लेट है, आधा कम है। किलो और LBS या पाउंड में ऑलमोस्ट आधे का डिफरेंस आता है। यहाँ तक समझ में आया? तो लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेट हो गया। अगला है हमारा जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर का स्केल बहुत जरूरी है। 3 टेम्परेचर के स्केल हैं। एक तो डिग्री सेल्सियस है जो कि पानी के फ्रीजिंग पॉइंट और पानी के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हमने बनाया हुआ, ठीक है, जिसको डिग्री सेल्सियस कहते हैं। दूसरा है केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। केल्विन स्केल कहाँ से आई, किधर से निकली, किसका रूल क्या है, ये आप लोग चार्ल्स लॉ में पढ़ोगे। केल्विन स्केल बेसिकली होती क्या है ये तो चलो हम बाद में देख लेंगे, बट अभी फिलहाल आपको समझना है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, उससे 273 नीचे चले जाओ, -273 डिग्री सेल्सियस, हाँ याद रखना। अब ये -273 डिग्री सेल्सियस का एहसास दिलाने का सिंपल सा तरीका आपको मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो सैनिक सियाचिन पे होते हैं, जहाँ पे इतनी बर्फ़ गिरती है, इतने कपड़े वगैरह पहन के जाते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा -45 -40 -43 तक का टेम्परेचर जाता है। और धरती पे जहाँ पर इंसान रहते हैं -60 तक इंसान बेयर कर सकता है, -60-70 तक। सोचो -273 का टेम्परेचर होगा यार, कितना ठंडा टेम्परेचर होगा। तो -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, उसको हम 0 केल्विन मानते हैं। क्या मानते हैं उसको? 0 केल्विन। तो हमारी जो केल्विन स्केल है ना, वो 0 डिग्री से 273 नीचे से शुरू होती है। तो सोचो यहाँ से जब आप ऊपर जाओगे और यहाँ से जब आप ऊपर जाओगे, तो यहाँ से आप 0 पे पहुँचोगे, पर केल्विन स्केल में आप 273 पे पहुँच चुके होगे, क्योंकि हमारा 0 ही हमने इसको अपना 0 मान लिया ना। अपना 3 कदम नीचे हमने इसको अपना 273 कदम नीचे हमने इसको अपना 0 माना हुआ है। तो अब इसके बाद जब 1 डिग्री जाओगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब आप 100 डिग्री जाओगे तो 273 में अब 100 ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप T डिग्री सेल्सियस पे चले गए, कोई भी डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें 273 ऐड करते चले जाओ। समझ में आया? तो अगर कभी डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 उसमें ऐड कर देना। ये सिंपल सा फॉर्मूला बाय हार्ट करके कहीं पे लिख के रख लो, ये फॉर्मूला काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। दूसरा है फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट ये भी अमेरिकन लोगों के लिए यूज़ होता है। देखो हम लोग कहते हैं ना 102 डिग्री का बुखार हो गया, 102 डिग्री का बुखार हो गया। वो 102 डिग्री का बुखार मतलब 102 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, क्योंकि अगर 102 डिग्री सेल्सियस होता तो आप जिंदा ही नहीं रह पाते, आपके बॉडी का सारा पानी बाहर निकल के चला जाता। क्योंकि पानी तो बॉइल 100 डिग्री पे पानी बॉईल हो जाता। आप इमेजिन करो 100 डिग्री पे बॉइलिंग पानी, उतने गर्म तो आपका शरीर होता नहीं है। तो वो जो 102 डिग्री है ना, वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इनफैक्ट बहुत सारे अभी थर्मोमीटर जो आने लगे हैं उनको अब कैलिब्रेट कर दिया, उनमें ऑप्शन भी दे दिया गया है कि आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए कि आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला है ये। डिग्री फ़ारेनहाइट इज 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो आप अगर देखोगे ना 102 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 137 डिग्री के आसपास होता है। तो जब हम कहते हैं ना 102 डिग्री का बुखार था, 104 डिग्री का बुखार था, तो इसका मतलब वो 37 या 38 डिग्री के, और अपना बॉडी टेम्परेचर भी अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री ही होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। तो सोचो 1 डिग्री सेल्सियस अगर ऊपर बढ़ता है, 37 का 38 हो जाता है, तो हम कहते हैं अपने को बुखार आ गया। फ़ारेनहाइट में वो 102 लगता है, 102 या 104 लगता है अपने को फ़ारेनहाइट में, बट वो डिग्री सेल्सियस में माइनर सा चेंज ही होता है। यहाँ तक समझ में आया? ये याद रखना, ये जो 0 केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है, ये चार्ल्स लॉ में कभी मौका मिलेगा यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहाँ मैंने इसको स्टेट्स ऑफ मैटर नाम के चैप्टर में काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फोर्स। अब देखो बेसिकली फोर्स की अपने को केमिस्ट्री में कोई लेना देना या ज़रूरत है नहीं, ऐसे ज़रूरत नहीं है,
बट फिर भी याद रख लो, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स वगैरह में कहीं ना कहीं ये काम आ जाती है। फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास अगर 1 किलो है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको हम 1 न्यूटन कहते हैं। यानी 1 किलो के मास पे जब फोर्स लगेगी और अगर वो 1 सेकंड में 1 मीटर से आगे चला जाए, 1 किलो का मास में कुछ फोर्स लगे और अगर वो 1 सेकंड में 1 मीटर से आगे चला जाए, तो अब हम कहते हैं हमारी फोर्स जो हमने लगाई है वो 1 न्यूटन की फोर्स लगाई है। तो 1 न्यूटन का मतलब होता क्या है कि 1 किलो 1 सेकंड में 1 मीटर खिसकना चाहिए, तो आप जो ताकत लगाते हो तब वो 1 न्यूटन की होती है। अब सोच लो क्या होगा, ठीक है। अब किलो की जगह अगर मैं ग्राम कर दूं, मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दूं, सेकंड तो चलो सेकंड ही रहेगा, तो अपने को अब मिल जाता है सीजीएस यूनिट, जिसमें 10 टू दी पावर 5 टाइम्स का फर्क आ जाता है, बिकॉज 3 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। मीटर से सेंटीमीटर जाओगे तो 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा, किलो से ग्राम्स में जाओगे तो 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो अपने को मिल जाता है 10 टू दी पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ 1 न्यूटन का मतलब इतना होता है, दैट इज दिस मैनी ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, या उसको हम डाइन कह सकते हैं, ठीक है। ये एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो रेयरली कभी काम आएगा, बट इसको याद कर लेना। अगला द मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेशर। अब देखो प्रेशर बेसिकली होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब अगर मान लो मेरे पास एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, अगर मैं उस पर कोई फोर्स लगा रहा हूँ, तो यूनिट एरिया पे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का जो एरिया होगा उस पर जो फोर्स लगती है, अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगे, तो यानी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे 1 न्यूटन की फोर्स लगे, तो हम उसको कहते हैं कि प्रेशर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है, जिसको हम प्यार से पास्कल कहते हैं। अब हमारे लिए ये मैकेनिकल प्रेशर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो धरती के ऊपर है ना, जैसे अगर मैं धरती के ऊपर खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर एटमॉस्फेयर का दबाव है, एटमॉस्फेयर का हवा जो हमारे ऊपर होती है, क्योंकि उसको भी तो ग्रेविटी खींच रही है ना, ग्रेविटी सिर्फ मुझे थोड़ी ना खींचेगी, हवा को भी तो खींच रही है। तो हमारे ऊपर है ना वो एयर प्रेशर होता है। अब वो एयर प्रेशर मेजर करना जरूरी होता है कि वो एयर प्रेशर कितना है। अच्छा, अब आप सोचोगे अगर इतना एयर प्रेशर हमारे ऊपर है तो हम पिचक क्यों नहीं जाते, दब क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर है। तो हमारा जो ब्लड का प्रेशर है, हमारे मसल्स का, वेन्स का जो ब्लड का प्रेशर है, वो उस एयर प्रेशर को बैलेंस करके रखता है। इसीलिए अगर आप देखो पहाड़ों पे चले जाओ, अगर आप पहाड़ पे चले जाते हो तो पहाड़ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर हवा कम है, तो नाक में से खून निकलना शुरू हो जाता है। आप कभी गाड़ी में जाओगे, पहाड़ों पे जा रहे हो या ऊपर किसी बड़े बिल्डिंग में, टावर में, अगर लिफ्ट में जा रहे हो, तो अचानक कान में ऐसा एयर बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, आपको बाहर की चीज़ें सुनाई नहीं देती हैं। तो इसको एयर डिफरेंस कहते हैं, एयर प्रेशर का डिफरेंस कहते हैं। तो हमको वो एयर प्रेशर मेजर करना था, तो हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया जिसमें मर्क्यूरी को फिट किया, और यहाँ ना एक बहुत पतली कैपिलरी ट्यूब पता है, कांच की बहुत बारीक एक ट्यूब होती है, उसको डाला और इसको समुद्र किनारे लेके रख दिया। अब क्यों समुद्र किनारे, क्योंकि उससे नीचे तो धरती है नहीं, समुद्र किनारा तो लास्ट होता है, उस वहीं से तो पहाड़ वगैरह सब शुरू हो जाते हैं ना। अब वहां से जितना ऊपर जाओगे एयर प्रेशर कम होता जाएगा। समुद्र किनारा हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो हमने उसको सी लेवल पे ले जाके रख दिया। तब हमने वहां पे देखा कि एयर के प्रेशर की वजह से जो कैपिलरी ट्यूब में आपका मर्क्यूरी था वो 76 सेंटीमीटर की हाइट पे चढ़ गया था। कितने हाइट पे चढ़ गया था, 76 सेंटीमीटर। अब इससे प्रेशर कैसे पता करोगे, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी। एच का मतलब हाइट ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हाइट तो मैंने 76 सेंटीमीटर ले ली, ये इसका डेंसिटी है, याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम सबको पता है 9.8 होता है, सेंटीमीटर में करूंगा तो 980 हो जाता है। अब जब इसको सॉल्व करोगे, ये डेरिवेशन याद रखने का जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस, ठीक है, ये फैक्चुअल चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू निकल के आती है वो आती है 101,325 पास्कल, यानी 1.01325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहूँ या इसको पास्कल कहूँ, या पॉइंट लगा दिया है तो इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल कहूँ या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहूँ, ये वैल्यू निकल के आती है। तो हमारा सी लेवल पे हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो इतना प्रेशर है, दैट इज 1.01325 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रेशर को हम लोग प्यार से कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर कल को कोई कहे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो दैट इज 1.01325 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल। ये मेमोराइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप 10 टू दी पावर 5 पास्कल को हम बार भी कहते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर यानी 1 बार के बराबर होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एंड दिस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव में काम आएगा आपको, ये सारे कन्वर्जन। 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। अब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को टॉर भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा 760 टॉर। क्लियर है यहाँ तक? तो याद रखना 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, और ये वैल्यूज 1 एटमॉस्फेयर की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं लास्ट यूनिट कन्वर्जन पे, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, वो है वर्क के बारे में। देखो वर्क का सिंपल मतलब क्या होता है, एक्चुअली वर्क 3 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल,
ग्रेविटेशनल, मैकेनिकल। अब इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब, अगर मैंने कहीं पे दो पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में मैंने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया है, तो वो चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ। कितना वर्क हुआ? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। ग्रेविटेशनल वर्क का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी चीज को ऊपर लेके जा रहे हो, ऊपर किसी मास एम है, हाइट से ऊपर लेके जा रहे हो, तो ग्रेविटी उसको खींचने की कोशिश करती है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है, तो उसका फॉर्मूला होता है mgh। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो डिपेंड करता है आप ऊपर जा रहे हो कि नीचे आ रहे हो, वो फिजिक्स वाला पार्ट है, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल वर्क का फॉर्मूला mgh होता है। मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब देखो मैं इंटू बोल रहा हूँ, बट वो एक डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर आपने फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ा होगा तो आपको ये समझेगा कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि कॉस थीटा क्यों आया, कहाँ से आया, क्या लेना देना है, ये हम थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करेंगे। पर कॉस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा डिसाइड करेगा कि वर्क डन पॉजिटिव होगा कि वर्क डन नेगेटिव होगा। अब वर्क डन का यूनिट अगर मैं देखूँ, फोर्स तो हो जाएगी न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन मीटर। अब न्यूटन क्या होता है? न्यूटन का मतलब तो होता है केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ मीटर आ गया तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। अब एक चीज और याद रखना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी वर्क डन होता है। अगेन ये थर्मोडायनामिक्स में काम आएगा। प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी वर्क डन होता है। कैसे? प्रेशर क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर जाएगा, न्यूटन मीटर बचेगा, और न्यूटन मीटर वर्क का फॉर्मूला होता है या वर्क का यूनिट होता है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब वर्क डन के 3 और यूनिट हैं जो आपको याद रखने हैं। बेसिकली 2 और यूनिट है। जूल्स तो हमने देख लिया, जूल्स तो ये न्यूटन मीटर को हम लोग, जूल्स को हम लोग न्यूटन इंटू मीटर कहते हैं, ये हमारा जूल होता है। अब 2 और यूनिट है। एक होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि छोटा यूनिट है, और एक होता है जिसको हम कहते हैं कैलोरीज, जो कि बड़ा यूनिट है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटम्स, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियाई, फिजिक्स में यहाँ यूज होने वाला है। अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम कहीं रख देते हैं, 1 वोल्ट का डिफरेंस लगाते हैं, तो जब वो माइग्रेट करेगा तो जो वर्क डन करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? चार्ज इंटू वोल्टेज। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? चार्ज इंटू वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और वोल्टेज कितनी थी? वोल्टेज हम लोगों ने 1 वोल्ट लगाई थी, तो वर्क डन कितना हो गया? इतना हो गया, खत्म कहानी। तो अगर मैं देखूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये याद रखना, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, याद रखना। अब इसको जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना होगा तो ये नीचे चला जाएगा उल्टा। तो एक रिलेशन याद रखो, दूसरा रिलेशन अपने आप आपको बाय हार्ट हो जाएगा। एक और सबसे बड़ी चीज, 1 जूल जो होता है ना, 1 कैलोरी जो होता है, कैलोरी बड़ा यूनिट है, वो 4.18 जूल्स के बराबर होता है। 1 कैलोरी 4, यानी जब 4 जूल मिलेंगे तब 1 कैलोरी बनता है। पता है इसका एप्लीकेशन कहाँ आएगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू बताओ कितना होता है? तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है, आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल्स। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरीज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4.18 जूल जो होता है वो 1 कैलोरी होता है। यहाँ पे 8 जूल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 कैलोरीज के बराबर। तो उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बहुत सारा बेसिक्स, बहुत सारा यूनिट कन्वर्जन क्लियर हो गया। अब ये बहुत फंडामेंटल वीडियो था, फर्स्ट वीडियो था। अगर आपने फर्स्ट टाइम मुझे सुना है, आपने फर्स्ट टाइम अगर मुझे देखा और यहाँ तक अगर आप अभी तक टिक गए हो, तो आई एम श्योर आप सेकंड वीडियो पे जरूर जाना चाहोगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, तो आप जैसे जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को वहाँ तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम में, जहाँ पर भी आप हो, प्लीज़ इसे रीशेयर कीजिए एक बार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मुझे कोई सुन रहा है, मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छे स्टूडेंट्स तक पहुँच पा रहा हूँ, जो ज़रूरत है, जिनको ऑफलाइन में नहीं समझ में आ रहा है, या जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन, जो री नीट ले रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी फीस भर चुका है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आजकल एक नया ऑप्शन आया है यूट्यूब पे कि बूस्ट करने का, तो प्लीज़ उसको कर दीजिए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको फर्स्ट वीडियो में जो बेसिक्स था ये कैसा लगा। अगला जो वीडियो होगा, क्योंकि अभी हमारा बेसिक यूनिट कन्वर्जन्स वगैरह खत्म हो गया है, अगला जो वीडियो होगा उसमें मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।